अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वन शॉट लेक्चर्स में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है चैप्टर का नाम। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बात यह है कि इस साल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से एक ही सवाल एक्सपेक्टेड है और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन। अच्छा, बाकी सारे जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के इम्कानात उनके ज़्यादा हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन में अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है तो उसमें जो सवाल आपके पास आएगा वो किसी भी 2 सेल ऑर्गेनल्स या 3 सेल ऑर्गेनल्स का शॉर्ट नोट एक साथ पूछा जा सकता है। दैट बीइंग सेड, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें इस बात को साइड पे रख के कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो हमारे पास 4 से 5 टॉपिक्स टोटल बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल के अंदर याद रख लें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल सेल वॉल का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ज़्यादा शॉर्ट नोट लिखना होगा, मैक्सिमम 5 से 6 लाइनें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर लेट्स से हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के तो सबसे पहले तो इसका 2 बेसिक आप बताएंगे कि बैकग्राउंड होता है, इंट्रोडक्शन होता है। कि इंट्रोडक्शन में आपके पास ये जिक्र करना ज़रूरी है कि सेल वॉल पाई किन किन में जाती है। तो आउट ऑफ 5 मेजर किंगडम्स, 4 किंगडम्स में सेल वॉल पाई जाती है। किंगडम प्रोकैरियोट में भी, प्रोटिस्टा के अंदर भी, फंजाई के अंदर भी और प्लांटे के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। इट वुड गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन टू द चेकर कि अगर आप हर एक जो भी किंगडम है उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल कंपोजिशन अगर साथ में मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन करने के बाद आपके पास दूसरा पॉइंट जो होगा, चूंकि हम प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे तो प्लांट सेल वॉल की डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर देनी होगी। अच्छा, प्लांट सेल वॉल की डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले तो इसका कंपोजिशन की बात आ जाती है कि प्लांट सेल वॉल किन किन चीज़ों पर कंपोज्ड होता है। हम कहते हैं कि प्लांट सेल वॉल के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेलुलोस आ जाता है और उसके बाद फिर हेमीसेलुलोस आ जाता है। ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव पैक्टिन। पैक्टिन के बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ सल्फेट्स, समटाइम्स सिलिका भी होता है, कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए कुछ प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। एंड सम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास पाया जाता है। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स इनका आप तस्करा कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगली बात आएगी प्लांट सेल वॉल के अंदर की हेडिंग के अंदर ही, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितनी लेयर्स मौजूद होती है। लेयर्स का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो याद रखें कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो अपनी पर्सनल लेयर होती है सेल की। यानी ये प्राइमरी सेल वॉल इस बात के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि इससे हमें पता चलता है कि सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये वो आइडेंटिफाइंग पॉइंट है कि जहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर एक सेल ख़त्म हो गया, यहाँ से एक दूसरा सेल शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली लेयर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल की आ जाती है, विच इज़ लाइक कॉमन इन ऑल प्लांट्स, चाहे वो यंग प्लांट्स हो या ओल्ड प्लांट्स हो, किसी भी किस्म के हो। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर विच इज़ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंड लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल में अलॉन्ग विद एज, जैसे जैसे प्लांट एज होता जाएगा वैसे वैसे इसमें लेयरिंग्स फर्दर और आती रहती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल 1 and 2 and 3, कुछ लोग इसको टर्सरी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल 1 and 2 और सेकेंडरी सेल वॉल्स, और जो सेकेंडरी सेल वॉल 3 होती है कुछ लोग उसको टर्सरी सेल वॉल भी कह देते हैं। याद रहे कि जितनी भी सेल वॉल्स की लेयर, सेल की लेयर बनेंगी ना, वो हमेशा अंदर की तरफ बनती है, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई रीइंफोर्स कर रहे होते हैं आप दीवारों को, तो वो बाहर जाके नहीं करते, वो अंदर से करते हैं। तो अंदर की तरफ आपके पास जो है वो लेयर्स बनना शुरू होती है, यानी S1, S2 एंड S3 आपके पास अंदर की तरफ बन रही होंगी रादर देन बाहर की तरफ। तो आउटर मोस्ट लेयर इज प्राइमरी सेल वॉल एंड ऑल द न्यू लेयर्स, सेल वॉल की जितनी भी लेयर्स है वो अंदर की तरफ बनेंगी, यानी सेल के इंटीरियर में बनेंगी। फिर हमारे पास एक तीसरी लेयर आ जाती है, उसको हम नाम देते हैं मिडिल लैमेला का। एज द नेम इंडिकेट्स कि ये ऐसी लेयर है, लैमेला मीन लेयर, जो कि किसी के दरमियान में, मिडिल में। आप किसके मिडिल में? तो ये 2 सेल्स के मिडिल में। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, सेल ए है और ये सेल बी है। इन सेल ए सेल बी के दरमियान में गैप होना चाहिए था, बट वो गैप फिल्ड हो गया है विद दिस ब्राउन कलर, और ये ब्राउन कलर इंडिकेट कर रहा है मिडिल लैमेला को। तो ये मिडिल लैमेला हमारे पास जो है ये ब्राउन कलर की लेयर है, विच इज़ लाइक 2 सेल्स, और इन दोनों सेल्स के दरमियान में हमारे पास स्पेस थी जिसको कवर कर दिया गया है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है, जिसमें आपके पास पेक्टेट्स भी हो सकते हैं, उसमें हेमीसेलुलोज भी हो सकता है। तो ये हो गई लेयरिंग की बात ना। सवाल ये आता है, फॉर एग्जांपल MCQ पूछ लिया जाता है या एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है। यूजुअली रीजनिंग क्वेश्चंस अलग से हेडिंग के जरिए नहीं आते बॉटनी के सेक्शन के अंदर, लेकिन वो वैसे भी जर्नल क्वेश्चंस के दरमियान में कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आपसे लेट्स सपोज पूछ लिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन कौन सी लेयर या सेल वॉल से क्लोजेस्ट है, तो यू वुड से सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल प्राइमरी बाहर थी, उसके अंदर सेकेंडरी बनी, और सेकेंडरी के क्लोजेस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है।
एंड आफ्टर दैट वी हैव दी साइटोप्लाज्म, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पर सेल ल्यूमिन से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सेल की जो अंदर की कैविटी है उसमें उसकी कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी और फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए, और वो ये है कि आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एक थर्ड डेफिनेशन विच इज़ दी सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स या फंक्शंस, कुछ भी आप हेडिंग दे दें। उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, उसमें हम डिटेल बताएंगे कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अच्छा, उन सेल वॉल के फंक्शंस के अंदर हमारे पास कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसमें आप टर्जिडिटी का लिख सकते हैं, उसके अंदर आप उसकी रिजिडिटी का लिख सकते हैं, उसके अंदर आप उसकी प्रोटेक्शन का लिख सकते हैं, उसके डिफेंस मैकेनिज्म का लिख सकते हैं, उसमें आप सेल के जो प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेना है उससे बचने का लिख सकते हैं, कई सारी बातें लिख सकते हैं। फिलहाल ये जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है विच इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड के आ जाए, तो इस सवाल को आप 3 इस तरह से हेडिंग्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सवाल कितना लंबा होना चाहिए, तो याद रखिए कि 2.5 to 3 पेजेस आपके पास इसमें कवर हो जाने चाहिए, और इसके अंदर अगर ये डायग्राम बना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डायग्राम बनाएं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर कि हाँ भाई बच्चे ने सिर्फ याद नहीं किया हुआ, बच्चे को कुछ चीज़ों का पता भी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके पास विच इज़ लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या बातें करेंगे, तो ये जब सवाल लंबा बनता है तो ये अच्छा खासी लंबा बनता है, इसमें फिर आप हर चीज़ को तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सवाल को अटेम्प्ट करने जाएंगे, आई एम गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस डायग्राम लेटर, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि सवाल किस तरह से होगा। तो उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड की हेडिंग डालेंगे, और इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड के अंदर आप ये बात जिक्र करेंगे कि कहाँ से बात स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर हम मॉडल्स का जिक्र करेंगे कि जब दुनिया में सेल मेम्ब्रेन का जिक्र पहली बार आया, दोनों लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। तो उसमें ये एक बहस छिड़ गई कि भाई ये जो लेयर है ये बनी हुई किस तरह, किसकी डिजाइनिंग कैसी हुई है। तो उसमें आपके पास सैंडविच मॉडल का जिक्र भी आता है, फिर आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जिक्र भी आता है। तो इन दोनों मॉडल्स को अगर आप डिफाइन करते हैं अलॉन्ग विद स्मॉल डायग्राम, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि जब आप इसकी तफसील लिख देते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ये फलाना इस तरह की डायग्राम है, इसकी ऐसी चीज़ है, देन यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन के अंदर जब आप जैसी कॉम्पोजिशन की हेडिंग डालते हैं, तो यू कैन गो फॉर अ सब हेडिंग जिसके अंदर आप बात करोगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर अब आप तफसील लिखना शुरू करेंगे कि आपके पास सिंगर निकोलसन ने जो आपकी पूरी डिटेल दी कि भाई किस तरह से बना हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, क्या क्या तरतीब है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यू कैन गो एंड राइट अबाउट देम इन डिटेल। और डिटेल का मतलब ये कि आपने एक एक चीज़ को कंपोनेंट में लिखना है कि फ्लूइड से मुराद क्या, मोज़ेक से मुराद क्या। अच्छा, और फिर इसके अंदर फ्लूइड वाले पार्ट को फ्लूइड पार्ट क्यों कह रहे हैं, मोज़ेक वाले पार्ट को मोज़ेक वाला पार्ट क्यों कह रहे हैं। तो एक एक चीज़ इसमें बतानी होगी। अब अगर हम इसकी तस्वीर को देख लेते हैं और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए ही इस बात को समझते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक तो सबसे पहले लिपिड की बाई लेयर मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, यानी 2 लेयर्स हैं, एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है। लेयर 1 हो गई, लेयर 2 हो गई। तो सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन की है कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। फॉस्फोलिपिड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है फैट का, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो उसमें तफसील लिख सकते हैं कि इसके अंदर 2 फैटी एसिड की चेंज होती हैं। वी हैव अ सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर आपके पास एक अदद जो है वो जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा हुआ होगा, फिर कोलिन का मॉलिक्यूल एक एडिशनल लगा हुआ होता है। चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, चाहे तो इसकी तफसील इस तरह से लिख भी सकते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में आपने बात पढ़ी होगी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का आप जिक्र करेंगे, उसके बाद आप में लिखेंगे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, चूंकि इनका आपस में इंटरेक्शन जो है लिपिड लिपिड इंटरेक्शन ये थोड़ा वीक होता है, तो ये मूवमेंट जनरेट करते हैं, मूव करते रहते हैं इधर साइड बाय साइड, फ्लिप फ्लॉप मोशंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है। यानी एक नज़र में दूर से देखने में सेल मेम्ब्रेन ऐसा लग रहा होता है जैसे पानी मूव कर रहा है उसके अंदर। पानी नहीं है, पानी का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। तो क्या है, वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है, और वो साइड बाय साइड मूव करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मोशंस कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें उसकी मूवमेंट की वजह से एक फ्लूइड लाइक टेक्सचर नजर आता है, जिसकी वजह से सिंगर निकोलसन ने कहा कि भाई फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देता है कौन, फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड की वजह से फ्लूइड लाइक अपीयरेंस आ रही है। और क्यों फ्लूइड लाइक अपीयरेंस आ रही है? बिकॉज दे हैव वीक इंटरेक्शंस अमंग देम, और उनकी कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पैटर्न क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा वेसल्स के अंदर, ग्लासेस के अंदर, वास के अंदर, और आपके पास घर में सजाने वाले जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि उनमें समटाइम्स पैचेस होते हैं। इवन के बहुत सारे पुराने घरों के अंदर जो फर्श होता है उसके अंदर ही पैचेस बने होते हैं, उसको मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो मोज़ेक पैटर्न का मतलब क्या है कि व्हेन यू लुक एट योर सेल मेम्ब्रेन, तो जगह जगह आपको कुछ धब्बे से और छोटे बड़े साइज के रैंडमली स्कैटर्ड कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। और इसको इस तरह से भी डिफाइन किया सिंगर निकोलसन ने कि जैसे आपके पास
वो आइसबर्ग पानी के अंदर तैर रहे हैं, वही वाला आइसबर्ग जिसकी वजह से टाइटैनिक कश्ती डूबी थी, उसी तरह के आइसबर्ग जो है पानी के अंदर तैर रहे हैं। इस तरह से फॉस्फोलिपिड की लेयर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, साइज उनका वेरी कर रहा है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत रैंडम है। ये कौन है? ये आपके पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जगह जगह एम्बेडेड हैं, कभी ऊपर तैर रहे हैं खाली आधे, फॉर एग्जांपल ये पैराफिल प्रोटीन्स हैं, और कभी ऊपर से लेके नीचे तक पूरे अंदर आर पार हुए हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम कह रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड है ना, धसे हुए हैं अंदर। और पैराफिल प्रोटीन इसलिए कह रहे हैं कि पेरिफेरी यानी एजेस पे मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास ये मोज़ेक पैटर्न बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या है? चलो अपेयरेंस वाइज तो मोज़ेक पैटर्न नजर आ रहा है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, साइज भी वेरी कर रहा है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स? तो इन प्रोटीन्स के कई सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल के तौर पे काम करते हैं, इनमें से चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं। वो चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन में से उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो नहीं कर सकते, तो वो चैनल्स के जरिए चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं। इसके अलावा इनका एक और काम ये होता है कि कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं। ये एक कैरियर प्रोटीन का काम कर, एक तरफ तो चैनल का काम कर रहा है प्रोटीन, दूसरी तरफ एक कैरियर प्रोटीन का काम कर रहे हैं। चीज़ें इसमें से गुजरेंगी नहीं, ये किसी चीज़ को पकड़ेंगे, नीचे लेके जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। और फिर एक और काम ये करते हैं कि ये पंप्स का काम करते हैं। पंपिंग एजेंट फॉर एग्जांपल ATPase है आपके पास, जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, इस तरह के मुख्तलिफ ATPase पंप होते हैं, हाइड्रोजन पंप्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को पंप करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी या ATP की यूटिलाइजेशन के बाद। तो ये कई सारे काम है प्रोटीन्स के। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है इसी स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर। वंस यू आर डन विद दैट, अब आप यहाँ पर बात करोगे, जैसे हमने पिछले अभी सेल वॉल की बात की थी कि फंक्शंस की बात करेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में पाई जाती है। दूसरी सबसे पहली बात तो है कि सेल को बनाने वाली चीज़, यानी जो चीज़ बताती है कि भाई ये चीज़ सेल है, उसके लिए सेल मेम्ब्रेन होना लाजमी है। सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई होंगी। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर भी कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आपके पास लिविंग होती है। लिविंग किस तरह से होती है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग इस वजह से होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कहीं से रप्चर हो जाए तो वापस रिकवर हो जाती है। सेल वॉल ही काम नहीं कर सकती, सेल वॉल को डिपोजिशन करवानी होती है, कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, इसकी वजह से सेल वॉल बनती है। इसमें गोल्जी बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट सेल मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए तो इट कैन रिकवर और इट कैन रिगेन इट्स प्रॉपर्टीज बैक, अगर इसका कोई उल्टा सीधा हरकत कर दी जाए तो। दूसरी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन जो है ना, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन, दे एक्ट एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यानी यूकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो काम करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन वही काम कर रही होती है। और उसको स्पेसिफिक इन्विजिनेशंस को हम एक नाम भी देते हैं, हम उसको नाम देते हैं मीसोसोम्स का। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास सेल की डिवीजन से लेके ऑक्सीडेशन और इवन फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस तक का सारा काम जो है प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है। ये बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तकरीबन अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करें जिस तरह से मैंने आपको तरतीब बताई है, तो एक एक चीज़ को लेके चलते हुए ये तकरीबन आपके पास 2.5 से 3 पेज का आराम सवाल बन जाएगा। और इसके अंदर डायग्राम, वैसे तो अब हो सकता है कि आपके पास सवाल में मेंशन हो कि डायग्राम ज़रूरी है, नहीं भी मेंशन हो तो बना दें तो कोई इशू नहीं है। याद रहे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए डायग्राम मिला के। यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने में आपके मैक्सिमम 30-35 मिनट्स लगें, इससे कम भी लग जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, नॉट मोर देन 35 मिनट्स। क्योंकि अगर आप 35 मिनट से ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होते हैं कि रटे रटाए होते हैं, आपको पता है इंपॉर्टेंट है कौन कौन से आने वाले हैं, तो उसमें आपको लिखना और उसको डिलीवर करना आसान होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में चूँकि रीजनिंग भी है और छुपे हुए रीजन्स भी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, तो उनमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको और ज़्यादा भी होते हैं वो, तो आपने उसके लिए थोड़ा टाइम अपने लिए बचा के रखना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यूजली न्यूक्लियस से शॉर्ट क्वेश्चंस के भी शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, MCQs आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यूजली नहीं होता क्योंकि इसमें इतना कॉन्टेंट नहीं होता। न्यूक्लियस के बारे में जाहिर सी बात है हमारे पास कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा सा डाइवर्सिटी के साथ सोचें, वो इस वजह से कि हम अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस को हम उसी तरह से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसकी थोड़ी कुछ खुसूसियात बयान करते हैं कि सेंट्रल हब है और सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है और जो है सारे काम ये लेके चल रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएँ तो हम कॉम्पोनेंट्स पे बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। हम कहते हैं न्यूक्लियस के मेजर 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक इसकी मेम्ब्रेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इसका जो प्लाज्म है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, और तीसरे इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम जिसके अंदर DNA मौजूद होता है।
हम हर एक चीज़ को अगर थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनों में डिफाइन करना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेम्ब्रेन के अंदर, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, जिससे चीज़ों की आमद और रफ्त में आसानी होती है, और एक गेटवेज भी होते हैं क्योंकि हर किसी चीज़ को आने जाने नहीं देते, ये बट चेक एंड बैलेंस के साथ चीज़ों को आने जाने देते हैं। उसके बाद हम प्लाज्मा, न्यूक्लियर प्लाज्मा की बात करें तो न्यूक्लियर प्लाज्मा हमारे पास जो है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो इसमें दो सब हेडिंग्स बन सकती हैं। सबसे पहली सब हेडिंग ये बनती है कि न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर कुछ आपके पास इसके कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मिसाल के तौर पे इसके अंदर कुछ आइंस होंगे, मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपके पास आरएनएज मौजूद होंगे, ठीक हो गया, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। वो चीज़ें होंगी कि जो कि आपके पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स में हेल्पफुल साबित होंगी। दूसरी चीज़ें अगर आप इसके में बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी बात की जा सकती है। न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर एमआरएनए सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर टीआरएनए सिंथेसिस के लिए भी जो प्रिलिमिनरी आपके पास प्रिकॉर्डिंग मेजर्स हैं वो हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनने का अमल भी हो रहा होता है, तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनका भी जिक्र अलग से किया जा सकता है। फिर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो वहाँ पर हम जिक्र करेंगे डीएनए की, और फिर डीएनए की जो लंबी लंबी कहानियाँ हमें बचपन से याद करते हुए आए कि वो जो है वो हेरिडिटी यूनिट होता है, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं और जीन्स होती हैं, ये होती हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड ना किएगा अगर ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता तो। देन वी टॉक अबाउट द पॉइंट 3 क्या है? पॉइंट 3 के अंदर फंक्शंस आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जो ऊपर बातें लिख के आए हमने अलग अलग हेडिंग्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ था, उन तमाम बातों को जमा कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जिक्र कर देंगे, वहाँ पर इसके फंक्शंस की बात आ जाएगी। फंक्शंस के जिक्र करने के बाद हम यहाँ पर एक चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या एग्जाम्पशंस हैं, यानी प्रोकैरियोट्स के जिक्र करते हुए हेडिंग डालते हुए हम वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं और करना चाहिए भी कि प्रोकैरियोट जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो फंक्शंस कैसे हो रहे हो? तो वहाँ हम ये जिक्र करेंगे कि उनमें आपके पास न्यूक्लियोइड बॉडीज होती हैं, इनके अतराफ में स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती, बट एक डेंस मटेरियल होता है, इसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हम अपने शुरू के सेकंड वाले पॉइंट, कंपोनेंट वाले पॉइंट की तरफ अपनी बात को रिडायरेक्ट करेंगे कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है, डीएनए का मॉलिक्यूल वो दरअसल हेल्पफुल साबित हो रहा होता है तमाम एक्टिविटीज को लेकर चलने के लिए। न्यूक्लियस इटसेल्फ इज नॉट द मेन हब, उसके अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम या डीएनए होता है जो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल ऑफ योर सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आमतौर पर अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कोई दूसरा और सेल ऑर्गेनल कपल होकर आ रहा होता है, तो एक अकेला ये कुछ नहीं कर सकता है। इसका इतना बड़ा सवाल या जवाब बन नहीं सकता कि ये आपके लॉन्ग सेक्शन सी के पोर्शन के मार्क्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसमें हम बातें क्या क्या करते हैं, बहुत बातें हैं करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जैसे मैं पीछे बताते मैं आया हूँ कि आप जर्नल ओवरव्यू देंगे कि व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इज, डिफाइन करेंगे पावर ऑफ द सेल है और ये है और वो है, उसकी जो फीचर्स हैं, जो उसकी जितनी भी साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन ही है, आउटर मेम्ब्रेन ही है, सो एंड सो ऑन। दूसरी बात अगर इसकी करेंगे तो आप करेंगे डिफरेंस इन यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस क्या है इन दोनों इसकी केस में? हमें पता है यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते तो कौन काम करता है उसके बारे में जिक्र करना है। तो ये थोड़ा सा आपने इसको, इस क्लैश को जिक्र करना है। फिर दूसरी बात हमारे पास आती है इसके फंक्शंस की। इसके फंक्शन के अंदर हम इसके सेमी ऑटोनॉमस जो स्टेटस है उसको भी जिक्र करेंगे कि इसके अंदर अपना पर्सनल राइबोसोम होता है, इसके बाद अपना पर्सनल डीएनए होता है, उस डीएनए के पास बात जिक्र कर देंगे ब्रैकेट में कोई मैटरनल डीएनए होता है, मदर से लिया जाता है, तो उसके बारे में। और फिर इसका जो राइबोसोम है 70S वाला होता है जो कि प्रोकैरियोट से रिजेंबल करता है। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, अगर आपके पास सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा तो। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी हमारे पास जो है ये वो थ्योरी है जिसमें हम ये जिक्र करेंगे कि पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, और ये जो थोड़ा सा जिक्र जो हमारी किताब में हुआ हुआ है इस चैप्टर के अंदर, वरना तफसीलात तो सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा मिलती हैं इसकी, तो बहुत लंबी तफसील इसकी नहीं करनी होती हमने। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है कि 70S राइबोसोम होता है जो रिजेंबल करता है हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मैटरनल डीएनए होता है जो कि मदर का अपना डीएनए होता है, जो मदर से हमें इनहेरिट होकर मिलता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर पोरन प्रोटीन्स होती हैं, जो पोर्स होते हैं इससे चीज़ों का इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स चल रहा होता है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आपके पास मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करने, फूड की ब्रेकडाउन करने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी जनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्पेसिफिकली सबसे पहले बात कर लेता हूँ गोल्जी बॉडीज़ की। ये गोल्जी बॉडीज़ को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं।
ये आपकी बॉडी का सिक्रेटरी वेसिकल कहलाता है, सिक्रेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी कहलाते हैं इसको। सिक्रेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, सेल के सिक्रेटरी सिस्टम से ही जो जो सेल सिक्रेट कर रहा होता है, चाहे अपने अंदर या सेल से बाहर, उस सब की सिंथेसिस पैकेजिंग का काम इसका होता है। हमारे पास अगर इसका फंक्शन की बात की जाए तो इसका काम बेसिकली क्या होता है कि पैकेजिंग करता है, प्लस आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसको मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, प्लस ये आपके पास डिलीवरी का काम करता है, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये 3 काम इसके तरतीब बार इस तरह से हो रहे होते हैं। ये चीज़ें रिसीव करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चीज़ें रिलीज करता है थ्रू सिक्रेटरी वेसिकल्स। यानी रिसीव कर रहा है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जा रही हैं चीज़ें गोल्जी बॉडीज़ के पास, और उसके बाद ये चीज़ें आपके पास वेसिकल्स के जरिए या तो सेल के अंदर या सेल से बाहर रिलीज हो जाती हैं। गोल्जी बॉडीज़ आपके पास फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं, कुछ टाइम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद आगे निकाल देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन फॉर फॉर्मिंग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर बात कर लेते हैं इनसे पीछे वाले ऑर्गेनल की, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास ER जो है ये हाईवे ऑफ द सेल कहलाते हैं। हाईवे ऑफ द सेल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सेल के अंदर अगर आप साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करो तो यू में टेक सम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, चीज़ें इधर तो बहुत सारी घूम रही होती हैं। बट इफ यू ट्रैवलिंग थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप स्पेसिफिक एक जगह से शुरू करते हो। यू स्टार्ट फ्रॉम योर न्यूक्लियस, यू गो थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू फाइंड योर वे टुवर्ड्स गोल्जी बॉडीज, और फिर उसके बाद आप रिलीज होकर सेल मेम्ब्रेन तक चले आते हैं। यू हैव अ होल पाथवे कि जो कि आपके पूरे साइटोप्लाज्मिक जर्नी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाईवेज ऑफ द सेल होते हैं। Now there are 2 types of endoplasmic reticulum, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। Now as the name indicates रफ, तो वो उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है, स्टूडेड विद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इनके ऊपर, और चूंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, इसका मतलब ये है कि इनका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ मामला करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो फिर ये फंक्शंस क्या करते हैं? इनका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा सारा काम। यानी अगर फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन से रिलेटेड है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के अलावा सारे काम करेंगे, जिसके अंदर ये स्टेरॉइड की सिंथेसिस करेंगे, जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करेंगे, जिसके अंदर इनका काम होगा कैल्शियम के आयंस की रेगुलेशन करना। आप लोग अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, इवन के नर्व्स का जो इम्पल्स जनरेट हो, उन सब में कैल्शियम का रोल होता है। और कैल्शियम की स्टोरेज और रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होते हैं। इसका मतलब जो भी चीज़ न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होगी वो रफ में आएगी, और रफ के बाद स्मूथ से निकल के फिर वो आपके पास डिस्चार्ज हो जाएगी फ्रॉम दिस होल सेटअप और गोल्जी बॉडीज में चली जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह से सीक्वेंस चल रही होती है मूवमेंट की चीज़ों की, कि चीज़ें मूव कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So this was all about some cell organelles, cell structures and function का चैप्टर की कुछ बातें ही आपके साथ जो इंपॉर्टेंट थी। स्टे ट्यून विद छा जाओ।